आज मेरी विदाई का दिन था, पर मैं कहीं से भी दुखी ना थी। होती भी क्यों, रोज रोज के ताने जो सुनने पड़ते थे। दो भाई तीन बहनों में सबसे छोटी थी। बाकी सभी की शादी हो चुकी थी, बाल बच्चे भी थे सबके। बस मेरी शादी नहीं हुई थी। हालांकि मैं सबसे उम्र में बहुत छोटी थी, पर पिताजी बहुत उम्र के हो चुके थे, तो वह मेरे लिए लड़का ढूंढने में दौड़ भाग नहीं कर सकते थे। बड़े भैया अफसर थे और छोटे भैया तो कोई काम के ना थे। बस शादी हो गई थी उनकी, और कमाना कुछ नहीं था। पिताजी जो बिजनेस खुलवाते सब डुबो देते छोटे भैया, क्योंकि उन्हें दिन भर नींद से जो फुर्सत ना थी। पर फिर भी माँ पिताजी के लाडले थे, क्योंकि माँ पिताजी पुराने विचार वाले यानी लड़का प्रधान वाले जो थे। पिताजी के पास सीमित पेंशन थी, पर खानदानी जमीन जायदाद बहुत थी, इतनी कि 7 पुश्तें भी बैठकर खाएं। पर पिताजी थे तो बेटों वाले। कहते थे, तुम्हारी शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जो थे वह तुम्हारी दोनों बहनों की शादी में खर्च हो चुके हैं। उनकी शादी में भी तो बहुत खर्चा किया था मैंने, इसलिए बड़ा बाबू जहाँ बोलेगा वहाँ शादी कर लेना। कई बार तो मन में ख्याल आता, अरे मैंने बोला था कि मुझे पैदा कर लो। सही बात तो यह है, बेटी की शादी के पैसे नहीं है, लेकिन जमीन जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ दोनों बेटों का हक है। मैं तो बोझ हूँ। छोटे भाई के लिए जब लड़की नहीं मिल रही थी, तो गांव से कम पढ़ी लिखी लड़की ले आए और बोले, बहू तो बेटी जैसी होती है, उसे और पढ़ाएंगे। तो क्या बेटी बेटी जैसी नहीं होती? बस फर्स्ट ईयर से ही लड़का ढूंढ रहे हैं और कहते हैं उम्र निकली जा रही है। अरे बैठे बैठे तो नहीं खा रही थी ना। दो दो भाभी के होते हुए भी सुबह से झाड़ू पोछा करना, पूरे घर की रोटियां बनाकर निकलती थी कॉलेज। फिर कॉलेज से आकर तो दोनों भाभीयों के बच्चे भी तो संभालना था, क्योंकि बड़ी भाभी अफसर की पत्नी है तो वह काम नहीं करेगी, और छोटी भाभी किसी के घर से लाए तो पैर तो नहीं देंगे ना। अरे नहीं नहीं, कोल्हू का बैल तो मैं थी जो थकती ही नहीं थी। और ताने ताने तो सुबह से रात तक खाने जैसे मिलते कि भाइयों पर बोझ है। फिर मन में ख्याल आता, अरे पैदा ही क्यों किए थे, अभी भी देर नहीं हुई है, जहर देकर मार डालो मुझे। वैसे भी रोज कानों से जहर तो पी रही हूँ। रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है एक दिन ही किस्सा खत्म हो जाए। रोज रिश्ते आते फोटो के साथ, पर सबसे पहले भाभियाँ ऐसे देखती जैसे वह अपने लिए देख रही हूँ। खुद दोनों तय करती, अरे ये तो काला है, अरे ये तो गंजा है, अरे ये तो नाटा है। ना जाने क्या क्या कहकर मना करती जाती हैं, और पिताजी कहते, इतना परेशान तो मैं तेरे से बड़ी दोनों बेटियों की शादी में नहीं हुआ जितना परेशान तेरी शादी में बड़ा बाबू हो रहा है। अब उनसे कौन बोले, आपकी दोनों बहुओं के आने के पहले दोनों दीदी की शादी हो चुकी थी, वरना आज तो वह भी बैठी होती घर पर। जिस घर में बहू को रानी और बेटी को नौकरानी समझा जाए, वहाँ यही तो होगा। एक दिन बड़े भैया घर आए और बोले, मैंने लड़का देख लिया है, सब फाइनल कराया हूँ, उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। आप छोटी से कहना कोई नाटक ना करे, चुपचाप कर ले वहाँ शादी, वरना यह रिश्ता भी निकल जाएगा हाथ से। सुनकर तो ऐसे लगा जैसे आज तक मैं मना करती आ रही थी। अरे मैंने तो आज तक एक फ़ोटो भी नहीं देखी लड़कों की, और इस फोटो की भी, इस लड़के की भी तो फ़ोटो दिखाना सही ना समझा गया। और मेरी तो हिम्मत भी ना पड़ी कि एक बार पूछ लूँ लड़का कहाँ का है, क्या करता है। खैर जाने दो। सोचा यहाँ रहने से अच्छा है पति के घर चली जाऊँ, यहाँ से तो ठीक ही रहेगा। और फिर पिताजी ने भी तो आकर कह दिया था, जो बड़ा बाबू कह रहा है वही होगा। मैं अपने मन की बात घर में किसी से नहीं कह सकती थी, क्योंकि बचपन से ही मुंह बंद और कान खोल कर रखना, यह जुमला दिन भर 50 बार बोला जाता था। यह सब मन में चल ही रहा था कि कमरे में अचानक दोनों भाभियाँ आ गईं। हंस हंस के कहने लगी, चलो उठो महारानी, विदाई होना है, और ध्यान रखना वहाँ कोई ऐसा काम न करना कि हमारा नाम खराब हो। मैंने मन में सोचा, भगवान ही जानता है कौन महारानी है और कौन नौकरानी। विदाई हुई तो बस एक बार अपनी माँ और चाची से गले लग के ज़रूर रोई, क्योंकि ये दोनों ही तो इस घर में ऐसी थी जो चुपके से रोज रात को सोते समय मेरा सिर दबा दिया करती थी। औरत कितनी लाचार हो जाती है ना जब वह आत्मनिर्भर नहीं होती। विदाई के बाद जब पति के साथ जा रही थी तो सोचा एक बार देख तो लूँ बड़े बाबू की पसंद, पर खूब कोशिश के बाद भी नहीं देख पाई। आखिर भाभीयों ने इतना बड़ा घूंघट जो करके भेजा था। अब ससुराल पहुंचने के बाद जब गृह प्रवेश को मैंने पैर बढ़ाया तो धम्म से नीचे गिर गई। एक तो घर भी ऊंचा नीचा, ऊपर से बड़ा सा घूंघट। तभी ससुर जी दौड़ के आए और बोले, बहू लगा तो नहीं? और सब कुछ जोर से चिल्लाकर कहा, अरे पता है ना घर में ऊंची नीची सीढ़ी है, बहू नई नई है, उसे लग जाती तो जाओ उसे उसके कमरे में थोड़ा आराम करने दो। कमरे में गई तो थकान के कारण कब नींद लग गई पता ही न चला। थोड़ी देर बाद मेरी ननद आई चाय लेकर। वह बड़े ही प्यार से बोली,
भाभी चाय पी लो। तब लगा कि कोई इतने प्यार से भी बोल सकता है। तब नंद ने कहा चलो भाभी घर दिखा देती हूँ। घर देखकर तो मेरा सिर घूम गया। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? मेरे पूरे मायके में तो मार्बल लगा है और यहाँ तो चीफ वाला घर है। और बाथरूम भी कमरे में नहीं है, पीछे आंगन में बाहर है। और सीढ़ी तो देखो, सीढ़ी तो घर में ऊपर जाने के लिए होती है और यहाँ तो घर ही सड़क से नीचे है, तो यहाँ घर में सीढ़ी नीचे के कमरों के लिए है। ऐसे लगा मानो जिंदगी ने उठाकर ही पटक दिया हो। आखिर भैया ने ऐसा क्या देखा था यहाँ? ससुराल में 5 दिन निकल गए थे। पति दिखने में कुछ खास तो नहीं थे, पर मुंह भी नहीं चलाते थे मेरे मायके वालों जैसे। मैंने सोचा चलो कुछ तो सही है। और ससुर जी भी कम ही बोलते थे। 5 दिन बाद बड़े भैया पहली विदाई में लेने आए तो मैं अब मायके आ चुकी थी। तब दूसरे दिन सोकर उठी तो भाभियाँ आपस में हंसी मजाक कर रही थी कि बहुत महारानी समझती थी ना, अब पता चलेगा खूब मौज की है मायके में। मैं सुनकर भी कुछ ना बोल सकती थी। जिसके माँ पिताजी को लड़की से प्रेम तो छोड़ो आत्मीयता ना हो, वह क्या बोलती। चुपचाप किचन में चली गई काम करने। देखा तो 2-2 नौकर लग चुके थे जो सब काम कर रहे थे। मन में तो आया पिताजी से बोलूं, क्या यही मेरी जगह थी इस घर में जो आपने मेरे जाते ही भर दी? खैर बोलूं तो कैसे बोलूं, मायके में भव्यता तो थी पर प्रेम नहीं, और ससुराल में तो अभी 5 दिन ही रुकी हूँ तो कह नहीं सकती। बस इतने दिन में वहाँ भव्यता तो छोड़ो, सामान्य जीवन भी दिखाई नहीं पड़ता। मेरा तो ससुराल जाने का भी मन नहीं कर रहा है, और मायके का क्या कहूँ, यहाँ तो देखने का भी मन नहीं करता। एक दिन पिताजी ने बड़े भैया से पूछा, अरे बेटा, यह तो बताया नहीं तुमने कि दामाद जी करते क्या हैं? मैंने सोचा बहुत जल्दी याद आ गया पिताजी आपको। तब भैया बोले, अरे पिताजी अभी तो कुछ नहीं करते, आप तो यह सोचो कि इस नकचढ़ी की शादी हो गई है, वही बहुत है। तो पिताजी बोले, बात तो सही कर रहे हो तुम बेटा। सुन के तो ऐसा लगा कि बोल दूं, नक चढ़ी होती तो आप यहाँ दिन भर नहीं पिसती, आपके 3 और छोटे भैया के 2-2 बच्चे नहीं संभालती। नक चढ़ी तो आप दोनों की बीवियां हैं जिन्होंने मेरे जाते ही नौकर लगवा लिया। अरे मेरे रहते नौकर लगता तो जानती, और आप लोगों की भी तो बेटियां हैं, क्या उनके लिए भी ऐसा ही रिश्ता ढूंढोगे? खैर जाने दो, वह तो मेरी भतीजियां हैं, भगवान उनके साथ ऐसा ना करे। 4 दिन मायके में बहुत मुश्किल से कटे। जहाँ प्रेम ना हो वहाँ तो मायका भी काटने को दौड़ता है। इच्छा तो ससुराल भी जाने की ना थी, क्योंकि वह लोग भी तो अनजान थे। जब जिन्होंने पैदा किया वही प्रेम नहीं रखते तो पराये लोगों से क्या उम्मीद। 4 दिन बाद मुझे लेने मेरे ससुर जी आ चुके थे, पर मेरे पति नहीं आए। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, पर क्या करती। पूछने की तो आज भी आदत जो ना थी। पूरे रास्ते भर उदास रही, अब तो जैसे आंसू पीने की आदत हो चुकी थी। ससुर जी भी चुप थे, लगा शायद ऐसे ही होंगे। तभी रास्ते में ससुर जी ने पूछा, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? और क्या तुम्हारे भाई ने हमारी स्थिति के बारे में और घर के बारे में तुम्हें सब बता दिया था? मैं कुछ नहीं बोली, चुप रही। तब ससुर जी भी चुप हो गए। मैं क्या कहती, मैं तो बस सब पर बोझ थी। जैसे तैसे उन्हें बस मुझे अलग करना था। ससुराल आई तो फिर घर देख कर लगा कैसे रहूंगी यहाँ। नल तक की सुविधा नहीं है, बाहर से पानी भर के लाना पड़ता है। तब ससुर जी आए और बोले, बहू केवल 3 लोगों का खाना बनेगा, अभी तो प्रकाश यानी मेरे पति बाहर हैं, वह घर नहीं आएगा। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछूं कि यह कहाँ है, क्या करते हैं। पूरा महीना निकल गया, मेरे पति घर नहीं आए। अब मुझे डर लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। एक दिन मैंने हिम्मत कर अपनी ननद से पूछा, आपके भैया कहाँ हैं? तो ननद ने भी कुछ ना कहा, बस मुस्कुरा दी। मुझे लगा शायद इसे भी मना किया गया है बात करने से। करते करते 2 महीने भी निकल गए, पर मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे पति कहाँ हैं, और मायके से तो माँ पिताजी भी कोई खबर न लेते। अब मन बैठा जा रहा था, हिम्मत जवाब दे रही थी। मन में लगने लगा था कुछ तो गलत हो रहा है। पर यह भी तो था कि ससुर जी मेरा ध्यान रखते थे और नंद तो बहुत ही प्रेम से बात करती, पर कम, शायद छोटी थी इसलिए। एक दिन बाल्टी से पानी भरकर लाते हुए मैं गिर गई, पाँव भी फ्रैक्चर हो गया। तब मेरे ससुर जी बहुत रोते हुए बोले, कहाँ तुम महल में रहने वाली यहाँ आकर इतना परेशान हो रही हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मायके फ़ोन किया तो है, पर अभी तक कोई आया नहीं और ना ही फ़ोन आया है। मैंने मन में सोचा, ससुर होकर ये कितना परेशान हो गए, और एक मेरे माता पिता। तभी मेरे ससुर उठकर जाने लगे और मेरी ननद से कहा, बेटा बहू का पूरा ध्यान रखना, वह परेशान ना होए। अभी भी ससुराल में मेरे लिए सब पहले बने हुए थे, पर मेरे मायके वाले से तो लाख गुना अच्छे थे। इतनी तकलीफ थी
पैर में एक दिन भी मायके से फ़ोन नहीं आया और ना ही मुझे उनकी याद। कुछ दिन तक जब मेरे पति अभी भी घर नहीं आए तो मैं बहुत हिम्मत कर अपने ससुर जी से घुमाकर पूछने लगी, पिताजी अपना घर कच्चा है, आप कहें तो मैं मायके में पिताजी से बात कर थोड़ा सा अपना हिस्सा मांग लूँ तो अपना घर बन जाएगा और यह भी कोई बिजनेस खोल लेंगे। आखिर मेरे पिताजी के पास पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बहुत है और मेरा भी तो हक बनता है ना वहाँ। तब मेरे ससुर मुस्कुराए और बोले, बहू मैं तुम्हारे घर नहीं गया था रिश्ता मांगने, तुम्हारा भाई आया था मेरे घर में। मैं उसी दिन समझ गया था कि इतना बड़ा अफसर भाई अपनी बहन का विवाह मेरे घर क्यों कराना चाहता है, क्योंकि वह कैसे भी अपनी जवाबदारी से रिश्ता तोड़ना चाहता था। मेरी शुरू से कोई डिमांड ना थी, तो मैंने उससे कहा भी कि मेरा बेटा अभी कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाता है और मेरा घर भी कुछ खास नहीं है, क्या तुम्हारी बहन हमारे घर में रह पाएगी? उसने कहा, मेरी बहन की आदत है ऐसे घर में रहने की। उसी दिन शाम को मेरे बेटे प्रकाश का यूपीएससी का रिजल्ट आ गया था। मेरा बेटा तो अब अफसर बनने जा रहा था। मैं चाहता तो अच्छा मोटा दहेज लेकर शादी करता, लेकिन मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो खुद समझदार हो, जो हर स्थिति में निर्वाह करने की ताकत रखती हो। और मायके में 2 भाई और भाभियों के बीच एक लड़की का रहना आसान नहीं होता, और तुम उन सबके बीच रही थी, वह भी बहुत सी चीज़ों को सहन करते हुए। जब मैं तुम्हारे घर आया तब मैंने यह चीज़ देख ली थी और मैं देखते ही समझ गया था कि यही लड़की मेरे घर की बहू बनने लायक है, क्योंकि मुझे दहेज घर नहीं लाना था, मुझे तो एक समझदार लड़की घर लेकर आना था। धन संपत्ति तो मेरा बेटा बना ही लेगा बहू, लेकिन इस मकान को तो तुम्हारे जैसी बहू ही घर बना पाएगी। और बहू एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम मायके में थी तब तक तुम्हारी ज़रूरत पूरी करना उनकी जवाबदारी थी, लेकिन अब तुम अपने घर में हो, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करना तुम्हारे पति की जवाबदारी है। अब जीवन में कभी भी मायके में हाथ मत फैलाना, कभी जाना तो शान के साथ सिर ऊंचा करके ही मिलने जाना, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं होता। तुम्हें जानने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि तुम जैसी लड़की किसी के घर की बहू बनती है तो मेरा अफसर बेटा अपनी बहन को कभी भी बोझ ना समझेगा। तभी सामने प्रकाश खड़ा था, जो अपनी पत्नी और घर वालों के लिए ढेर उपहार लेकर आया था, क्योंकि वह यूपीएससी की ट्रेनिंग लेने बाहर गया हुआ था, इससे आज ही लौटा था। आज अपने पति को सामने देखकर मेरे आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। तब मेरे ससुर ने कहा, बहू अब हम सबके दिन बदल जाएंगे, तुम्हारे भी। इस घर की तुम मालकिन हो। अब मेरी ननद भी आकर मेरे गले लग के रोने लगी। मैंने सोचा मेरे ससुर ने मुझे हमेशा बहू कहकर ही बुलाया, लेकिन एक बेटी जैसा प्यार दिया। मुझे तो स्वर्ग से भी सुंदर परिवार मिला है। कुछ दिन बाद मेरे मायके वालों को जब पता चला कि मेरे पति तो अफसर हो चुके हैं, तो वह सब मिलने आए। पिताजी बोले, अरे बेटा चलो थोड़े दिन मायके में रहना तो सबको अच्छा लगेगा। तब उस दिन मैं पहली बार कहा, नहीं पिताजी मेरा घर अब यही है, आपने तो बस मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे ससुर जी ने मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया है। अब यही मेरा ससुराल और मेरा मायका है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।